बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास एनर्जी लेवल का। हम सेमीकंडक्टर्स को देख रहे हैं, तो हमने सेमीकंडक्टर्स में पहले पढ़ चुके हैं कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, और जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इसके बारे में देख चुके हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हीट का जो इफ़ेक्ट है सेमीकंडक्टर पे वो भी हम देख चुके हैं। अभी हमने देखना एनर्जी लेवल्स को। एनर्जी लेवल कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये एक शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा शेल है, और मैं कह देता हूँ ये जो तीसरा शेल है एंड पे ये है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल हमने देखा था वो शेल होता है सबसे आउटर मोस्ट होता था, उसको हम वैलेंस शेल कहते थे। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट्स सपोज वैलेंस शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह उसके नेक्स्ट जो अंदर शेल है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं रफ सा बना रहा हूँ। तो एनर्जी लेवल्स क्या हैं कि न्यूक्लियस से जो पहला शेल है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। उसके बाहर हम जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगले शेल के अंदर, उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी। उससे नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कोई ना कोई एनर्जी होगी। सो ये जो हर शेल की एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसका कोई एक एनर्जी लेवल होगा, उससे जो दूर होगा उसका और एनर्जी लेवल होगा, जो उससे अगला होगा उसका और एनर्जी लेवल होगा। तो यही जो एक एटम के अंदर मुख्तलिफ शेल्स बने होते हैं, हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई ना कोई एनर्जी लेवल होता है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर से जितना दूर होगा, फारदेस्ट जितना होगा, उतना हायर उसका एनर्जी लेवल होगा। जितना दूर कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसका उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो इस एटम को लीव कर चुका होगा, लेट्स सपोज इसको ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वजह से अपने इस वैलेंस शेल को ये इलेक्ट्रॉन लीव करके इस एटम से बाहर निकल जाता है, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो बाकी जो ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है उन सब से हाई होगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हैं उनका कोई ना कोई एनर्जी लेवल होगा। हमने किसी भी वजह से इस एटम को हीट अप किया, वोल्टेज दिए, कुछ भी किया, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज होंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा जो उससे अंदर होंगे, और अंदर वाले का उससे ज़्यादा होगा जो सबसे अंदर होंगे। सो जो ही हम न्यूक्लियस से दूर हट जाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। जितना दूर न्यूक्लियस होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा। और जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ चुका होगा उसका एनर्जी लेवल उन तमाम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा जो एटम के अंदर मौजूद होंगे। सो ये चीज़ जो होती है कि इसको हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, कि उसके पास कितनी एनर्जी है कि वो अपने एटम के अंदर रहेगा, या उस एनर्जी अगर हम ज़्यादा उसको एनर्जी दे देंगे एटम को तो अपना इलेक्ट्रॉन जोन से इलेक्ट्रॉन एटम से फिर बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई ना कोई एनर्जी लेवल होता है, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल वैलेंस का होता है। और उसके बाद जो न्यूक्लियस की तरफ जो ही जाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल कम होता जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए, लेट्स सपोज इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके इसने इस वाले अगले शेल में आना है, तो इसके लिए इसे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। यानी कि ये जो हमारे पास सेकंड शेल है, इससे जंप करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसके दरमियान कोई ना कोई फ़र्क होगा, इस शेल के दरमियान और इस शेल के दरमियान। ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा किसी भी दो शेल के दरमियान, इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप।
गैप कहते हैं फ़र्क को, डिफरेंस को। तो एनर्जी गैप क्या हो गया कि एक शेल और दूसरे शेल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इसको एनर्जी गैप कहेंगे। इसी तरह इस शेल के दरमियान कोई एनर्जी गैप है और इस शेल के दरमियान कोई एनर्जी गैप है, तो दो शेल्स के दरमियान या शेल्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा उसको एनर्जी गैप कहेंगे। और ये एनर्जी गैप वो होगा अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जाए, तो देने से एटम को दी जाए तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शेल से दूसरे हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, और अगर हम इससे एनर्जी लेंगे तो हायर से लोअर शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को, एनर्जी लेवल और एनर्जी गैप को एक छोटी सी डायग्राम के साथ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ये शेल है, उसके बाद एक ये शेल है, और फिर ये एक हमारे पास शेल है, और इसी तरह हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक शेल है, ये एक और शेल है, और ये हमारे पास भी एक शेल है। ये हमारे पास जो शेल है इसको मैं कह देता हूँ ये वैलेंस है, और उसके बाद वैलेंस से न्यूक्लियस की तरफ ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। तो अभी इस शेल से इस शेल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम कह देते हैं कि ये एनर्जी गैप है। इसी तरह इस शेल और इस शेल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी एनर्जी गैप है। अब हो सकता है इसका ये ज़्यादा हो, ये कम हो, कुछ भी हो सकता है कि एनर्जी का डिफरेंस किस तरह से है। इसी तरह इससे आगे जाएंगे तो आगे भी हमारे पास इसी तरह एनर्जी गैप्स होंगे कि आप इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालेंगे तो उसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसी तरह से ये हमारे पास हो गया एनर्जी गैप्स और एनर्जी लेवल का कंसेप्ट। अभी हम देखते हैं कि ये एनर्जी गैप इंसुलेटर में किस तरह होता है, सेमीकंडक्टर में किस तरह होता है, और कंडक्टर में किस तरह का होता है। सपोज किया कि ये हमारे पास एक इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। अभी इंसुलेटर को हम एनर्जी देंगे तो ये कंडक्ट करेगा। इंसुलेटर को मैंने जो ही एनर्जी दी तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा, और ये जो दरमियान में है ये इसका है एनर्जी गैप, ई जी से रिप्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनको मैं एनर्जी देता हूँ, तो एनर्जी देने से क्या होगा कि ये जो एनर्जी गैप है, ये वाला, ये जो एनर्जी गैप है इंसुलेटर और कंडक्शन बैंड के दरमियान, ये इंसुलेटर है, जब इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं मूव नहीं कर रहे तो इंसुलेटर है। जो ही मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो ये जो एनर्जी गैप है ये इलेक्ट्रॉन्स उसको कवर करना शुरू करेंगे और ये जंप करेंगे टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड। इसी तरह ये जंप करेंगे कंडक्शन बैंड की तरफ। तो क्या होगा कि एनर्जी जो ही इलेक्ट्रॉन्स के मिली वो मूव करना शुरू करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फिर कंडक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंसुलेटर से कंडक्शन बैंड की तरफ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको वो पास करेंगे, तो जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, वो कंडक्ट करना शुरू कर जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगली जो चीज़, ये तो हो गया हमारा इंसुलेटर से कंडक्शन बैंड की तरफ जम जाएगा। अभी हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स किस तरह से होंगे, उनके जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड के अंदर किस तरह जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सपोज किया कि सेमीकंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इनको जब मैंने एनर्जी दी तो ये चले गए
कंडक्शन बैंड की तरफ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जो ही मैं इनको एनर्जी देता हूँ तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी मिलती है। तो जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ देते हैं, और छोड़ने से वो हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिर मटेरियल के अंदर इस तरह मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये थे वैलेंस बैंड के, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जो इलेक्ट्रॉन्स वही निकलेंगे जो सबसे बाहर आउटर शेल में होंगे। तो आउटर शेल से ये इलेक्ट्रॉन्स जो ही मैं इनको एनर्जाइज कर रहा हूँ तो ये इस एनर्जी गैप को, ये जो दरमियान में है उसको पास करके ये कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनके डिफरेंट एनर्जी गैप्स हैं। मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, लेट्स सपोज जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कि अगर मैं जर्मेनियम को लूँ और उसको मैं 0.67 वोल्ट दूंगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, मूवमेंट शुरू कर देंगे, बेसिकली अपने एटम को छोड़ के आगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। ये जर्मेनियम के केस में जो एनर्जी गैप है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह से जो एनर्जी गैप हमारे पास सिलिकॉन के लिए है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कि सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उसको अगर मैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एनर्जाइज होकर कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे। और उसके बाद जो एनर्जी गैप है फॉर गैलियम आर्सेनाइड उसका है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर गैलियम आर्सेनाइड मेरे पास मटेरियल है उसको मैं 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई करूंगा तो वो वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे। इससे हमें यह भी पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जर्मेनियम के वो 0.67 वोल्ट से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, जो सिलिकॉन के हैं वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जा रहे हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड पे, गैलियम आर्सेनाइड 1.43 से जा रहे हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में। अभी जो एनर्जी गैप है वो जर्मेनियम का सबसे कम है, सिलिकॉन का उससे ज़्यादा है, गैलियम आर्सेनाइड का उससे ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि गैलियम आर्सेनाइड को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए बनिस्बत सिलिकॉन और जर्मेनियम के, कि गैलियम आर्सेनाइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाना शुरू करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास था सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है उसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो चीज़ आती है, एक इंसुलेटर हुआ, एक सेमीकंडक्टर हुआ, और तीसरी चीज़ है कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करवा देता है। कंडक्टर कुछ इस तरह से है, ये कंडक्टर के जो हमारे पास होते हैं, कंडक्टर के अंदर भी उसी तरह ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। जो कंडक्टर होगा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनका जो एनर्जी गैप होता है वो ओवरलैप करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान हमें इस तरह से मिलेंगे। इसको हम ज़रा सी भी एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास है कंडक्टर की एनर्जी लेवल। जो ही हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ज़्यादा ये कंडक्ट कर देंगे। ये है एनर्जी लेवल कंडक्टर के लिए। अब हम ये देखते हैं कि हमने एनर्जी गैप हमें बेसिकली बताता क्या है। अभी हमने ये देखा कि जो एनर्जी गैप है 0.067 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, एनर्जी गैप 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गैलियम आर्सेनाइड के लिए। अभी हमें पता लग गया कि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इनके ये एनर्जी गैप्स हैं। जब हमें इनके एनर्जी गैप्स का पता लग गया तो हम फिर इसको अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से यूज़ करेंगे कि किस एनर्जी गैप वाले मटेरियल को हमने किस जगह यूज़ करना है। जिस तरह से अगर आपने फ़ोटो डिटेक्टर
कोई फ़ोटो डिटेक्टर बनाना है या लाइट सेंसिटिव, फ़ोटो डिटेक्टर में लाइट सेंसिटिव ही चीज़ें होती हैं, ये अगर कोई इस तरह की चीज़ बनानी है तो फ़ोटो डिटेक्टिव, जिस तरह आपके ये फ़ोटो डायोड्स वगैरह होते हैं, तो वो जो से हैं उनके लिए जो आइडियल मटेरियल है, या हीट वगैरह को सेंस करने के लिए, लाइट और हीट को सेंस करने के लिए अगर कोई हमें चीज़ चाहिए तो उसका जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होना चाहिए कि वो थोड़ी सी लाइट को भी डिटेक्ट कर सके। तो एनर्जी गैप हमारा कम किसका है? जर्मेनियम का। तो फिर ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर हमें फ़ोटो डिटेक्शन करनी है या हीट की डिटेक्शन करनी है तो उसके अंदर हम जर्मेनियम को यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये हमने अगर कोई लाइट एमिटिंग डायोड वगैरह बनानी है, एलईडी, जो कि हम आगे चल कर देखेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमें जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ज़्यादा हमें लाइट मिलेगी। फिर हम उसके अलावा इनके अलावा भी और मटेरियल्स हैं जो हम लाइट बनाने के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि लाइट के अंदर हमें ये चाहिए कि थोड़े से वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा हमें लाइट मिले। तो जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ज़्यादा हमें लाइट मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप, इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।